बाद अब हम डिस्कस करना चाहेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय, तो आंसर होगा न्यूटन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब इसमें हम जानते हैं कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और तीनों का इनर्शिया के साथ क्या संबंध है और कैसे उससे आगे प्रोसीड करना है, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का पहला नियम। ये क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ an object cannot change its state of rest, uniform motion, or direction by itself. सर ये डेफिनेशन तो हमने इनर्शिया की पढ़ी थी कि द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की वह अयोग्यता जिसके कारण वो अपने आप से अपनी डायरेक्शन, अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन सब के अंदर चेंज नहीं कर सकता। तो फिर इनर्शिया का और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का डिफरेंस कहां आएगा? डिफरेंस कहां आ रहा है वो सुनिए आप। अनटिल और अनलेस, जब तक, until or unless any external or internal effect is not applied। एक बार स्टेटमेंट में आपको फिर से बता रहा हूं कि कोई वस्तु अपनी एकसमान गति या स्थिर अवस्था में अपने आप से परिवर्तन नहीं कर सकता जब तक उसमें कोई आंतरिक या बाह्य प्रभाव काम ना करे। और यही जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल इफेक्ट है, यही एक्सटर्नल एंड इंटरनल इफेक्ट वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ये एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट ही क्या कहलाता है? फोर्स। तो जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन या डायरेक्शन के अंदर या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता। और ये फोर्स कैसे लागू होता है? तो ये लागू होता है एज पुल और पुश। या तो ये धक्के के रूप में काम करेगा या खिंचाव के रूप में काम करेगा। तो अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से एग्जाम में क्या आता है कि न्यूटन के मोशन का कौन सा नियम है जो इनर्शिया से रिलेटेड है? तो पहली डेफिनेशन वही शो कर रही है, रिलेटेड टू इनर्शिया, जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। और ये जो फोर्स की डेफिनेशन आई है, फोर्स की परिभाषा आई है अपने पास, डेफिनेशन, परिभाषा, ये हमें न्यूटन के कौन से नियम से मिली है? तो न्यूटन के पहले नियम से। फोर्स क्या है? वो इंटरनल या एक्सटर्नल इफेक्ट जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट की कंडीशन, मोशन और या फिर डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। और ये कैसे लागू होता है? या पुल के रूप में लागू होगा या पुश के रूप में लागू होगा। तो ये क्या कहलाता है? फोर्स। अब यहां से ये चीजें हमें मिली है, तो फोर्स के बारे में थोड़ा सा यहां मैं जान लेता हूं। फोर्स क्या है? वो पुल या पुश है जो किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन या उसकी डायरेक्शन में चेंज कर सकता है। उसके बाद फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से हम जान रहे हैं। और फोर्स की यूनिट क्या रहती है? तो यूनिट की बात करता हूं मैं, ऐसा यूनिट रहता है फोर्स का न्यूटन, और सीजीएस यूनिट रहता है फोर्स का डाइन। और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो ये हमने सिर्फ न्यूटन का पहला नियम पढ़ा और उसमें क्या पढ़ा कि फोर्स होता क्या है।
अगले में हम पढ़ेंगे कि फोर्स हमें कितना लागू करना पड़ेगा, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, वो हमें दूसरे नियम में जानना है। तो ये फर्स्ट लॉ से इनर्शिया का क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स 2, ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके बाद हम जानते हैं एक टर्म होती है अपने पास लीनियर मोमेंटम। एक टर्म होती है अपने पास लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग। रेखीय संवेग क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान वेग, ये रेखीय संवेग होता है। यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। रेखीय संवेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। इसका यूनिट, तो यूनिट यहां से किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट रहता है। और ये क्या है? गिव द डायरेक्शन ऑफ मूविंग, गिव द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ, डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी गतिज अवस्था में ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बताता है। यहां तक हम लीनियर मोमेंटम के बारे में जान रहे हैं। प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। सिंबल अगर यूज करें तो P बराबर क्या हो जाएगा? mv। अब इसका रिलेशन अगर एक बार काइनेटिक एनर्जी के साथ भी देखोगे तो क्या रहता है? काइनेटिक एनर्जी रहती है हाफ mv²। अब इसी इक्वेशन को इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे? हाफ mv², m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो यहां से अपने पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर है p²/2m। ये रिलेशन आ रहा है इसके लिए। चलिए, हमें वहां से अभी कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर में हम ये चीज पढ़ेंगे। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? लीनियर मोमेंटम का चेंज किस नाम से पहचाना जाता है या जाना जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कहलाता है इंपल्स, इंपल्स आवेग, इंपल्स आवेग। लेकिन सर हमने तो इंपल्स कुछ और ही पढ़ा है, इंपल्स के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हमने कुछ अलग पढ़ी है, तो वो दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है इंपल्स की, वो सुनो। इंपल्स की परिभाषा दूसरी क्या हो सकती है आवेग की? थोड़े से समय के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, फोर्स इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन, फोर्स इंटू शॉर्ट ड्यूरेशन, थोड़े से टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, वो कहलाता है इंपल्स यानी कि आवेग। सिंबल रहता है G, F इंटू स्मॉल टाइम t। अब अगर इसी चीज को मैं प्रूव करना चाहूं कि ये और mv बराबर है, तो कैसे करेंगे? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, या हम कह सकते हैं मास वेलोसिटी बाय टाइम, और इंपल्स क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब यही चीज हम यहां पे देखेंगे
तो फोर्स की जगह में एम वी बाई टी इंटू डेल्टा टी, टाइम से टाइम कैंसिल, क्या बच गया एम वी। इसका मतलब है कि इंपल्स और लीनियर मोमेंटम दोनों एक जैसे ही है। अब इसका जो यूनिट रहता है इंपल्स का यूनिट, वो वही रहेगा जो लीनियर मोमेंटम का है। एक तो आ जाएगा अपने पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर अगर यहां से भी ड्राइव करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा न्यूटन सेकंड। एन यहां पे क्या है न्यूटन, एस क्या है सेकंड। यानी कि इसके लिए भी एक और यूनिट बन सकता है, वो क्या रहेगा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। यहां से एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लीनियर मोमेंटम और इंपल्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दोनों की यूनिट एक जैसी रहती है, डायमेंशनल फॉर्मूला एक जैसा रहेगा अपने पास। दोनों के लिए फॉर्मूले यानी कि एम वी की जगह किसी भी इक्वेशन में आप ये भी यूज कर सकते हो अगर आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो। और चेंजिंग लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है इंपल्स कहलाता है। बहुत सडनली कोई इंसिडेंट हो रही है तो वह इंपल्स मेंशन करते हैं बजाय कि लीनियर मोमेंटम के। सडन चेंज के लिए इंपल्स लेके आते हैं। तो लीनियर मोमेंटम और इंपल्स के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया है। इससे आगे हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इससे आगे आता है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग का संरक्षण। रेखीय संवेग का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग का संरक्षण। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड और थर्ड लो इस पे बेस्ड है। सेकंड लो जो इससे पहले पढ़ा हमने इंपल्स या लीनियर मोमेंटम, उसके ऊपर बेस्ड है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। क्या कहता है कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट। अगर हम बात करते हैं गन और बुलेट की, गन प्लस बुलेट की बात करें, या फिर यहां पे हम दूसरी जो बात करते हैं कोलिजन की, टकराव की, या जो तीसरी बात करते हैं यहां पे हम रॉकेट की करते हैं। तीन अलग अलग कंसेप्ट यहां से निकल के आएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। गन प्लस बुलेट में क्या है वो देखिए। तीनों के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैं यहां समझा रहा हूं। बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए, फॉर्मूला लगाइए हर एक न्यूमेरिकल सोल्व। ये मान के चलो कि बुलेट है अपने पास, ये बुलेट है, तो इसका जो मास ऑफ बुलेट होगा mv और वेलोसिटी ऑफ बुलेट होगी वो vb। ये तो है बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले। और अगर इससे आगे मैं बात करूं गन की, तो मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो है बिफोर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग क्या हो जाएगा, v की जगह कोई और वैल्यू आएगी v डैश, और इधर vg की जगह और वैल्यू। तो क्या होगा अपने पास मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। ये तो है बिफोर फायरिंग, बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ, एक सेकंड इधर हम देख रहे हैं, ये वेलोसिटी क्या डैश हो जाएगी क्योंकि चेंज होगा टकराव होने के बाद। इधर मास ऑफ वेलोसिटी, सॉरी एक सेकंड, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट डैश, ये आएगा अपने पास फाइनल रिजल्ट। ये बिफोर फायरिंग था तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर फायरिंग। अब एक चीज यहां से हम नोटिस कर सकते हैं, वो क्या आ रही है अपने पास कि बिफोर फायरिंग वीबी की वैल्यू क्या रहेगी 0, और वेलोसिटी ऑफ गन भी क्या रहेगी वीजी की वैल्यू भी क्या रहेगी 0। इनकी बिफोर फायरिंग ये वैल्यू क्या आ जाएगी सारी 0। तो मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर फायरिंग डैश
प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग डैश। अब यहां से अपने पास कोई भी न्यूमेरिकल आप सोल्व कर सकते हो जिसमें 2 चीजें 3 चीजें आपको दी होंगी, रिमेनिंग का हिंट मिलेगा या इस फॉर्मूले से वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर फायरिंग जो वेलोसिटी ऑफ गन है, आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दोनों की वैल्यू x मान लेगी। अब जब इधर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। माइनस में क्या शो कर रहा है कि बुलेट अगर इधर जाएगी तो गन पीछे की तरफ जाएगी, और इसे क्या नाम दिया जाता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिकॉइलिंग ऑफ गन। और रिकॉइलिंग ऑफ गन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद कोलिजन की बात करते हैं हम। ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए का मास ऑफ ए, ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी ऑफ ए, ऑब्जेक्ट बी की बात करें तो मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये ए जाके बी के साथ टकराएगा, ए जाके बी के साथ टकराएगा, तो उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे इनके अंदर वो देखो। बिफोर कोलिजन अगर मैं बात करता हूं, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन टकराने से पहले अगर मैं बात करूं तो मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, टकराने के बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए डैश प्लस मास ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी डैश। ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोलिजन में आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जो इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये रेस्ट में था तो ये 0 हो जाएगा, और इसकी स्पीड, इनका रिलेशन कुछ भी वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला लागू करो, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो, बाकी अपने आप आंसर आ जाएगा। अब रॉकेट के अंदर क्या रहता है, रॉकेट के अंदर डलता है फ्यूल। अब यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आएगा, जो मास ऑफ फ्यूल है अपने पास और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, और अकेले फ्यूल की बात ना करके मैं मास ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये स्टार्टिंग में लेके चल रहा हूं। ये तो है बिफोर लॉन्चिंग, ये चीजें। आफ्टर लॉन्चिंग क्या होगा अपने पास, मास ऑफ रॉकेट डैश और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट डैश। अब ये जो मोमेंटम पहले ही था इसके पास, बाद में भी वही मोमेंटम बना रहेगा इसके पास। यानी कि ये वैल्यू अगर हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट वैल्यू मान के चले हम, या फिर इधर से हम सोल्व करने की कोशिश करें, यहां से आप सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये चीज क्या है, चेंज इन मास अपने पास, इनिशियल मास, फाइनल मास जो चेंज आया है, तो चेंज इन मास, या फिर इस सब को किस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू वी, ये किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। चेंज इन मास बाई टी, ठीक है। अब टोटल जो इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी अपने पास, फिक्स वैल्यू। अब यहां से और चीजें हम देखते हैं। ये वेलोसिटी है जब उसे फायर किया गया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फायरिंग, जिसके साथ उसे छोड़ा गया है। तो गन का हो गया, कोलिजन का हो गया, रॉकेट, रॉकेट में आपको इसके ऊपर भी अगर ज्यादा काम नहीं कर सकते तो इसे छोड़ देना, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलोगे तो ये वाला न्यूमेरिकल आपका सोल्व नहीं होगा, इसके ऊपर फिर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड। इधर क्या बनेगा अपने पास, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। तो ये किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। रिकॉइलिंग ऑफ गन किसको, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और कोलिजन किसको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये सारे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल भी है और थ्योरेटिकल एग्जांपल भी है, ये सारी चीजें। अब वापिस लेके चलता हूं मैं आपको न्यूटन के दूसरे नियम की ओर, ये पढ़ने के बाद।
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है उसे समझने के लिए मैं यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान के चलो कि ये कोई बस है इस तरीके से, और ये बस एक साथ दो व्यक्तियों को टक्कर मारती है, सेम पोजीशन पे है ये, एक साथ दो व्यक्तियों को टक्कर मारती है। हम देखते हैं कि ये यहां जाके गिरता है और ये यहीं जाके गिर जाता है। इसकी ये व्यक्ति 1 है, इसका मास 1, वेलोसिटी 1। इसका अगर बात करूं सेकंड, तो मास सेकंड, वेलोसिटी सेकंड। ये चीज अपने पास आई है। हमें दिखाई दे रहा है कि इसने तो बराबर अपना इफेक्ट पहुंचाया है, लेकिन यहां चेंज आ रहा है। तो ये चेंज किससे आप दिखाओगे? तो देखो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके समानुपाती होगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब देखो, इस चेंज में दो ऑप्शन बनते हैं आपके पास। पहला है, किस तरीके से लिखोगे? चेंज इन लीनियर मोमेंटम dp by dt, दिस इंप्लाइज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d by dt mv। अब इसमें दो पार्ट क्या बने हैं कि इफ मास चेंज, जैसे रॉकेट के अंदर मैंने दिखाया था, इफ मास चेंज होगा तो कैसे लिखा जाएगा? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वेलोसिटी कांस्टेंट है, dm by dt। ये इक्वेशन फॉलो करोगे। और इफ वेलोसिटी चेंज, क्योंकि अगर मास में चेंज होता तो मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होगा। इफ वेलोसिटी चेंज, देन आप क्या देख रहे हो? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv by dt। अब इसे हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, के क्या हो जाएगा अपने पास? v dm by dt। और k की वैल्यू हमेशा रहेगी 1, तो आप किस तरीके से ले सकते हो? v इंटू फाइनल मास माइनस इनिशियल मास डिवाइडेड बाय t, यह आप लिख सकते हो। और दूसरा पार्ट क्या आया था अपने पास? वेलोसिटी का। तो इसे किस तरीके से लिखोगे? f इज इक्वल टू के एम वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t। और ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन, के एम ए। और k की वैल्यू हमेशा अगर 1 रहेगी तो यहां से k हम हटा सकते हैं, तो इक्वेशन क्या बन के आ गई? f। तो सेकंड लॉ से हमें क्या पता चला कि हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि इनकी पोजीशन में या इनके डायरेक्शन में चेंज कर सके। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का मान बताता है, बल की वैल्यू बताता है हमें। और ये रियल लॉ है, रियल लॉ ऑफ मोशन, वास्तविक नियम ये है। इसी सेकंड लॉ की सहायता से हम न्यूटन का पहला नियम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और न्यूटन का तीसरा नियम भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां से आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, चेंज इन मास बाय टाइम t इंटू वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम t इंटू m, ये दो इक्वेशन निकल के आते हैं। रॉकेट के केस में आपको ये यूज करनी है। रॉकेट में या तो आपको ये देगा कि मास इस स्पीड से घट रहा है, तो वो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, या फिर फाइनल मास देगा इनिशियल मास डिवाइडेड बाय टाइम t, यहां से अपने पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था न्यूटन का दूसरा नियम। सिंपली जो आपको करवाया जाता है बुक्स के अंदर वो क्या है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, और लास्ट यहां तक ले जाके खत्म कर दिया जाता है।
लेकिन रॉकेट के केस में ये चीजें भी लागू होती हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बताता है कि फॉर एवरी एक्शन, किसी भी कार्य के लिए देयर इज इक्वल एंड अपोजिट, there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. किसी भी कार्य के लिए उसके बराबर और उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। प्रत्येक अभिक्रिया बल के लिए एक प्रतिक्रिया बल होता है, वो देखिए अब। जैसे ऑब्जेक्ट ए है, इसका मास में मान के चलो 5 kg है। ऑब्जेक्ट बी है, इसका मास में मान के चलो 10 kg है। तो ऑब्जेक्ट ए बी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है वो क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो क्या होगा, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, और दोनों का जो सम जब भी आप निकालोगे, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स का सम वो हमेशा किसके बराबर रहता है, 0 के बराबर। यानी कि नेट फोर्स क्या रहेगा, यहां पे 0 रहेगा अपने पास, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसे अगर आप एक्शन मान के चल रहे हो, इसे आप क्या मान के चलोगे, रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लागू होते हैं। एक्शन और रिएक्शन हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लागू होंगे। सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहीं से अगर मैं एक चीज निकाल के चलता हूं, फोर्स यहां से अपने पास m1v1 प्लस m2v2, ये क्या था कि ऑब्जेक्ट ए ने बी के ऊपर जो फोर्स लगाया है, इनका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1v1 m2v2 दोनों का सम, और इधर अगर अपोजिट रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ये क्या था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये अगर मैं एक्शन मान के चलता हूं, कुल एक्शन है, तो ये क्या रहेगा, रिएक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग के संरक्षण से संबंधित है। ध्यान रखिए, रेखीय संवेग के संरक्षण के सभी एग्जांपल किसके एग्जांपल होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों के एग्जांपल आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे, चाहे वो लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट है, चाहे रिकॉइलिंग ऑफ गन है अपने पास, चाहे रनिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, कोई भी इस तरीके की फिनोमिना किस पे बेस्ड है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो इस पे बेस्ड है, इसका मतलब इसका भी एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट से हमें क्या क्वेश्चन मिला है, एक तो इनर्शिया का, कि कौन सा नियम इनर्शिया यानी जड़त्व से संबंधित है, और दूसरा डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमें मिला है। न्यूटन्स के सेकंड लॉ से हमें क्या मिला है, एक तो लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट मिला है, और दूसरा हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मिला है कि फोर्स कितनी लगानी चाहिए। तीसरे नियम से हमें क्या मिला है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है ये रेखीय संवेग के संरक्षण, और तीसरा इफेक्ट ऑफ फोर्स मिला है। डेफिनेशन देगा फर्स्ट, वैल्यू देगा सेकंड, इफेक्ट देगा थर्ड। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, फोर्स से रिलेट करके न्यूटन के तीनों नियम आपको पढ़ने हैं।
तो इससे पहले इनर्शिया, ये न्यूटन्स के नियम। इसके बाद आएगा अपने पास केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर के ग्रह गति के नियम, वो हम आगे देखते हैं।